नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव का अभी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ मैदान में अपने अपने स्तर से तीर फेंकने और दूसरे के तीर को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है। और इसकी मिसाल आपको बंगाल में सीबीआई बनाम ममता बनर्जी और ममता बनर्जी बनाम केंद्र सरकार हो रहा है, जिसके पीछे शारदा चिटफंड घोटाला है। सरकार इस घोटाले से बंगाल सरकार को भ्रष्ट घोषित करने पर तुली है, तो ममता बनर्जी अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सीबीआई के साथ मिलकर बंगाल सरकार को अस्थिर कर रही है। और ये ड्रामा पिछले दिनों से खूब चल रहा है, जिसका अंत लोकसभा चुनाव के बाद ही शांत होगा। It's a moral victory. Why it's a victory? We said we have a great respect for the judiciary and the media and all the institution. Number one, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place. They can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict. We are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said, he has given 5 letters. He said, we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing, they wanted to arrest him. They went to his house with secret operation, Sunday, without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged because it will strengthen the moral of the official. अब आते हैं यूपी की राजनीति पर, जहां बीजेपी घिर चुकी है। तो बीजेपी जिस केंद्र की सत्ता यूपी के 73 सांसदों के बल पर कर रही है, वो अब डगमगाने लगी है। ये बात हम नहीं, कई नामी गरामी चैनलों के सर्वे से ये बात सामने आ चुकी है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार के सर्वे में बीजेपी यूपी में पिछड़ती दिख रही है। और इसी बात का गम है कि बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो करे तो क्या करे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी कमी की भरपाई के लिए बीजेपी बंगाल और उड़ीसा में हाथ पैर मार रही है, जहां पर उसको जोरदार टक्कर मिल रही है। यूपी में बीजेपी को जोर का झटका तब लगा जब जनवरी में सपा और बसपा अपनी राजनीतिक प्रतिशोध को खत्म कर एक साथ आए और ऐलान किया कि यूपी में सपा बसपा एक साथ गठबंधन कर सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें छोड़ दी, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3 और कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली, जहां पर सपा बसपा गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि, ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन
व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलतफहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। सपा बसपा का गठबंधन करना था कि बीजेपी को लेकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों का और सभी बड़े मीडिया संस्थानों ने लिखा और कहा कि बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगने वाला है और राजनीतिक विश्लेषकों और चैनलों के सर्वे और लेख से इस बात की पुष्टि भी हुई और बीजेपी इस बात से बौखलाहट में है क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इस बार की सत्ता नहीं मिलने वाली है और इस बार केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और इसी बात की बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है और बीजेपी अब अपने सारे सिद्धांतों को छोड़ राम मंदिर और हिंदू खेलने में लग गई है और इसका माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने अर्धकुंभ की भव्यता और सुविधा को प्रयाग में बेतहाशा बढ़ाकर हिंदुओं को ये बतलाने का काम किया कि अगर अब दोबारा हमें सत्ता में लाए तो हम और भी कई तरह की योजनाएं आप तक पहुंचाएंगे। और यही नहीं, अर्धकुंभ में सभी संतों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा और यही नहीं, आरएसएस प्रमुख ने भी मंदिर बनाने का ऐलान किया। बाबर आया था, वो सबका शत्रु था, हिंदुओं का भी था, मुसलमानों का भी था। गुरु नानक साहब ने कहा है, पाप की जंज लेके वहां से आया और न शर्म रही न कोई नीति रही। हिंदुओं की भी गई, मुसलमानों की भी गई, ये वर्णन किया है उन्होंने। उससे हमारा क्या नाता है? उसने हमारे स्वाभिमान को सदा के लिए कुचलने के लिए उस मंदिर को तोड़ा। अब पता चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है। और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता, लेकिन राजनीति आ गई बीच। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं, नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा भी नहीं चला तो हड़बड़ाहट में बीजेपी ने बजट कार्ड खेला, जिसमें किसानों को सालाना एक मुश्त रकम देने की बात कही गई। तो हड़बड़ाहट में बीजेपी ने बजट कार्ड खेला, जिसमें किसानों को सालाना
एक मुश्त रकम देने की बात कही गई और नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में भारी छूट मिली, लेकिन इसका भी फायदा बीजेपी को दिखता नजर नहीं आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भारत की विकास की गाथा को आगे ले जाने वाला ये बजट विकास की कल्पना और विकास दोनों को देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, दलित, आदिवासी और मजदूर तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों का समावेश किया गया है। 2022 में किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने रखा है, इसकी पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा आज भारत सरकार के द्वारा की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि इस बजट के बाद जब कभी भी समर्थन मूल्य की घोषणा होगी, वो लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये बजट भारत की विकास के नक्शे को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाएगा। हर हिस्से को छूने का प्रयास किया गया है और हर हिस्से को समाविष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, न्यू इंडिया की एक कल्पना, एक सोच, एक कंसेप्ट भारत की जनता के सामने रखा है, उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस बजट के माध्यम से उठाया है। अभी यही सब चल ही रहा था कि कांग्रेस ने अपने तरकश से सबसे विश्वसनीय तीर लोकसभा चुनाव से पहले उतार दिया। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल, कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम ज़ाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे। जैसे ही यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, यूपी में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत प्रियंका के जरिए पाने की कोशिश शुरू कर दी है और इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। जैसे ही कांग्रेस ने मास्टर कार्ड यूपी के धरती पर उतारा, ये भी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। प्रियंका गांधी को लेकर यूपी में मृत प्राय कांग्रेस जी उठी है और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में हैं। ये भी बीजेपी और योगी के लिए टेंशन देने वाला है। अब बीजेपी यूपी में इतनी हताश और अधीर हो चुकी है कि गठबंधन और कांग्रेस पर सरकारी हमले के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दिया गया है। गठबंधन जो हुआ एसपी-बीएसपी का, उसके ऊपर अब क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अवसरवादी, जातिवादी और भ्रष्ट मानसिकता का गठबंधन है, जो विकास नहीं चाहता, जो सुशासन नहीं चाहता, जो अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और अराजकता का कारण है, वही लोग गठबंधन अपने निजी स्वार्थों के लिए चला रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को
एक व्यक्ति, एक परिवार या एक जाति विशेष तक सीमित रख दिया था। जब विकास केंद्र और प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से विकास की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवानों तक पहुंचाया है, तो उससे बौखलाहट में एक परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग, भ्रष्ट और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले लोग, तुष्टीकरण के पोषक लोग आज इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं। जनता सब जानती है। इस नापाक, भ्रष्ट और जातीय मानसिकता से त्रस्त गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 2 साल पुराने खनन घोटाले मामले में अचानक सीबीआई सक्रिय हुई और गठबंधन नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इसको लेकर अखिलेश और मायावती ने सरकार को सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई टिप्पणी कर चुका है। पूरे भारत में सीबीआई की स्थिति ठीक नहीं है और सीबीआई को लेकर जनमानस में भी खराब स्थिति है। नेताओं से लेकर जनता सब कहती है कि सीबीआई तोता है और ये मालिक की बात पर ही हरकत में आता है। इसका भी कुछ यूपी के गठबंधन पर असर दिखता नजर नहीं आ रहा है और पीड़ित गठबंधन मोदी पर आरोप लगा रहा है कि गठबंधन से डरकर मोदी हमें परेशान कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। अगर कोई हम बात अपने पक्ष में रखें और कुछ विचार रखें तो उसमें अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, जो पेड एक्टिविस्ट हैं, पेड वॉलंटियर्स हैं, उनकी भाषा देखिए। आपको चोर बोल रहे हैं, आपको तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते राजनीति में। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं है, वहाँ पर जड़ें नहीं पहुँची हैं, लेकिन जानबूझ करके धर्म के बहाने शुरुआत की उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जबकि केंद्र सरकार बैकफुट पर है और अपना बचाव करती नजर आ रही है। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। ये घोटाले करने वालों का, भ्रष्टाचार का महागठबंधन है जो आज समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए और मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस को, आर्मी को, बीएसएफ को केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है। ऐसा कभी देश ने सुना नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि बीजेपी का इस 2019 लोकसभा में सपा बसपा गठबंधन और प्रियंका गांधी भारी नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने यूपी में अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गठबंधन अभी भी हिंदू, राम मंदिर और करिश्माई नेता मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में नीम पर चढ़ा करेला गठबंधन पहले से परेशान कर रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन अब प्रियंका भी यूपी में बीजेपी को परेशान करने के लिए आ रही है। अब कुल मिलाकर ये बात साफ तौर पर और जिम्मेदारी के साथ कही जा सकती है कि बीजेपी जो सफलता 2014 में पाई थी
वो इस 2019 लोकसभा चुनाव में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये भी कि 2014 के मोदी और 2019 के मोदी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि अब जनता गुस्से में है, गुणगान के मूड में नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।